हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में देख रहे थे। ठीक है, इसका पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो कि पेट 2022 का ये प्रैक्टिस सेट होगा। और इस बुक में जो है ज्ञान मुद्रा की जो बुक है, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हैं। तो इसको हम पूरा का पूरा करवाएंगे और पूरा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का, और इसका पहला प्रैक्टिस सेट है, उसका जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर चैनल पेज पर जाएगा, वहां आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति नुथालापति वेंकट रमण यानी कि वी रमन्ना जिसको कहते हैं, ये भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने जो कि इसमें वर्तमान में हैं, ठीक है। तो NV रमन्ना जो है कौन से बने हैं, कौन से क्रम के हैं ये मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे 48वें क्रम के, ठीक है। कौन से 48वें क्रम के हो जाएंगे, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था इनमें से। तो मौर्य प्रशासन की बात करेंगे तो उसमें जो है अग्रहरिक जो होता था ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। बाकी उसमें युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये तीनों क्या थे, मौर्य प्रशासन के भाग थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में कहते थे उसको पैबाकी या फिर पाए बाकी कहा जाता था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, पाए बाकी, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता था, पाए बाकी, ठीक है, याद रखिएगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध इसमें से सही था, यानी कौन संबद्ध था ठगों के दमन, यानी कि ठगों का दमन जो है किसने किया, जनरल हेनरी पेंडर ग्रांट ने, या फिर कर्नल स्लीमैन, या फिर अलेक्जेंडर बर्न्स, या फिर कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। इसके आंसर की बात करेंगे तो ये थे कर्नल स्लीमैन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये कर्नल थे और ये अंग्रेज़ों में इन्होंने क्या किया था, ठगों का दमन किया था भारत में, ठीक है। तो ये कर्नल स्लीमैन जो है इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। टॉमस मुनरो जो था ये, इसकी बात करेंगे तो ये जो था ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब इसके बाद अगर हम अस्थाई, ये तीनों बंदोबस्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। स्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो इससे कौन से संबंधित है, तो इससे कार्नवालिस था। कौन था, कार्नवालिस, ठीक है। कार्नवालिस इससे संबंधित था और इसने जो है 1793 में लागू किया था भारत में, ठीक है, 1793 में। इसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त और ये स्थाई बंदोबस्त को स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, स्तंभरारी बंदोबस्त, ठीक है, स्तंभरारी याद रखिएगा। इसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त की बात करेंगे तो ये जो है हाल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है इसको सर्वप्रथम लाया गया। हाल्ट मैकेंजी थे, इन्होंने इसको सर्वप्रथम जो है बताया था या लाया था इसके द्वारा, मैकेंजी, ठीक है, 1822 ईस्वी में लागू किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दहसाला एक प्रथा होती थी जो अकबर के शासनकाल में 1580 में, इनके एक वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, उन्होंने जो है शुरुआत किया था, ठीक है। टोडरमल के द्वारा ये जो है शुरुआत किया गया था और उसका क्या नाम था, दहसाला पद्धति, जो कि 1580 में अकबर कालीन ये शुरुआत किया गया था। तो ये चीज़ें होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। ये अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ये बताना है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, बम्बई में पारित किया गया था, ठीक है। कहाँ पर पारित हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक जो है अधिवेशन पारित हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, बम्बई में, ठीक है। बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर पारित किया गया था, ठीक है। इसके बाद 9 अगस्त 1942 में जो है क्या हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हो गई थी और उसमें गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के राज्य विप्लव को कुचलने के किस बाहरी ताकत ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो जो राष्ट्रीय विप्लव 1857 का जो हुआ था, प्रथम लड़ाई स्वतंत्रता का, उसको कुचलने में किस बाहरी ताकत ने जो अंग्रेज़ों की सहायता किया था, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा तो इसमें नेपाल ने सहायता किया था। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, नेपाल, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया? ठीक है, कोई आंदोलन एक चल रहा था और यह चौरी चौरा कांड हो उसके कारण जो उसको समाप्त कर दिया गया, तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था पूरे भारत में गांधी जी के नेतृत्व में, और उसी में एक कांड हो गया चौरी चौरा कांड। ये कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? तो ये गोरखपुर ज़िले में एक चौरी चौरा नामक एक स्थान है, वहीं पर यह हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है ये असहयोगी आंदोलन में कुछ भाग रहे थे, प्रदर्शनकारी भाग ले रहे थे, तो उन्होंने आंदोलन निकाला हुआ था। तो वहाँ पे कुछ सिपाहियों को क्या किया था, थाने में इसमें बंद करके इसके बाद थाने में आग लगा दी थी, तो उसमें 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो कांड चौरी चौरा कांड से मतलब कहलाया था, और इसी से विक्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद कौन सी पार्टी बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब गांधी जी के साथ मतभेद हुआ तो उन्होंने जो है फॉरवर्ड पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का स्थापना किया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा? तो ये 1939 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वंदे मातरम, दुर्गेश नंदी, कपाल कुंडला, इसमें से कोई भी पुस्तक में नहीं मिलता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो इसके पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया है, तो आप लोग उसको देखिएगा। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से लेकर 1800 तक हुआ था, और ये बंगाल और बिहार में फैला हुआ था सन्यासी। ठीक है, बंगाल में बिहार में जो है फैला हुआ था। 1763 से लेकर 1800 तक ये चला था विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी कौन सी नदियाँ नहीं बनाती? तो वह है महानदी ने। महानदी नदी जो है ये एस्चुरी नहीं बनाती। ठीक है, महानदी क्या है, ये एस्चुरी नहीं बनाती, बाकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सब एस्चुरी बनाती है। क्यों बनाती हैं? महानदी नदी जो है ये क्या होता है कि भारत के पूर्वी तट से में गिरती है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट में, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर उड़ीसा है। ठीक है, तो यहीं इस साइड में जो है महानदी गिरती है। तो इधर जो पूर्वी की ओर नदियाँ गिरती हैं ये क्या होता है, ये एस्चुरी नहीं बनाती। लेकिन इधर ये बम्बई साइड है, महाराष्ट्र है, केरल, और इधर जो नदियाँ गिरती हैं इधर पश्चिमी साइड में ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, पूर्व में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी नहीं बनाती और पश्चिम में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से जो है स्थापित किया गया, या किसकी मदद से स्थापना किया गया भिलाई इस्पात संयंत्र? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यह किसकी सहायता से हुआ था? तो ये हुआ था रूस की सहायता से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, रूस। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये रूस की सहायता से स्थापना किया गया था। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? तो इनमें से संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह जो है वो टोक्यो है, योकोहामा। ठीक है, टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है, तो सबसे बड़ा नगरीय समूह टोक्यो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो अगर इनमें से हम देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो पश्चिमी घाट में होता है, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होता है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे घंटे सोमवार लिखा। ठीक है, और यदि उसके जहाज की वही गति है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वो किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त होगा? ठीक है, तो बात कर रहा है पश्चिमी के क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिमी एरिया, तो पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, यानी कि अगर ये 0 है तो 90 इधर ही आएगा कहीं। ठीक है, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 लिखा और सोमवार लिखा उस दिन। ठीक है, सोमवार लिखा, तो उसके जहाज़ की गति वही है जो पृथ्वी की गति है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वो किस समय प्राप्त कर लेगा स्थानीय समय। ठीक है, ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय समय, यानी कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सा समय और कौन सा दिन होगा। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, दिन वही रहेगा, क्योंकि ये इसको अंतर्राष्ट्रीय समय को अगर पार कर लेता तो एक दिन बढ़ा के लिख दिया जाता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को पार नहीं करता, इसलिए दिन वही रहेगा सोमवार। ठीक है, और समय जो होगा वो 6 घंटे आगे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें क्या हो जाएगा, 4 बज जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय का मान क्या होगा। इसमें पूछा गया तो वास्तविक आय का मान क्या होगा। इसमें से अगर कीमत में भी दुगनी हो जाए और मौद्रिक आय भी दूनी हो जाती है तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि इसमें वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि ये भी दुगना हुआ ये भी दुगना हुआ तो ये क्या हो, दोनों में समान होगा, अपरिवर्तित रहेंगी। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति जो थी वो क्या थी। तो 1991 में जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसमें मुख्य रणनीतियाँ जो थी वो थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों अपनाई गई थी। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के बीच का अंतर समाप्त किया गया, कब समाप्त किया गया था। तो ये समाप्त हुआ था 2017 में। ठीक है, 2017 में भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना जो व्यय थी उसके बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं। इनमें से तो इसमें से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में सम्मिलित नहीं वो है तिलहन। ठीक है, तिलहन जो होता है वो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं होता, बाकी गेहूँ, चावल और दलहन की फसलें जो होती हैं वो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित होती हैं। तो ये चीज़ें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं इसमें से भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, ये तीनों माने जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अगर भाग देखा जाएगा तो इसमें जो है जो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है ये भाग 5 में उल्लेख है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग 5। जिला प्रशासन में कितने भाग हैं। तो जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका 5। टोटल 5 भाग होते हैं जिला प्रशासन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है और इसमें जो है 243 अनुच्छेद के तहत जो है पंचायती राज का दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है इसको पारित किया गया था। 1993 में से 24 अप्रैल 1993 में से लागू किया गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अभिभावक की बात करेगा तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, उच्चतम न्यायालय, वो भारतीय संविधान का अभिभावक होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा होता है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत होता है वो वाद योग्य नहीं होता। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो ये भाग 4 में है और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किसके संविधान से लिया गया। तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो किस में डाटा सुरक्षित रहेगा। कंप्यूटर बंद करने के बाद अगर डाटा बात करेंगे तो द्वितीय मेमोरी में सुरक्षित रहता है। ठीक है, यानी कि जैसे रोम हुआ, रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। बाकी रैम की मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर बंद होने के बाद तुरंत उसकी मेमोरी में डाटा जितना होता है वो सब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ठोस कपूर से जो कपूर वाष्प डायरेक्ट बनता है उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जो चीज़ ठोस से सीधा गैस में बदल जाए यानी कि जल में ना बदले, बीच वाला जो पोर्शन होता है जल, तो उसको क्या कहते हैं, सीधा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो सर्पों के विषय में जानकारी जिसमें प्राप्त होता है वो होता है सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। और नीथोलॉजी में जो होता है पक्षियों के बारे में अध्ययन होता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी में क्या होता है, हर्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचरों से संबंधित चीज़ें अध्ययन होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, फूलों का अध्ययन। ठीक है, और इसमें पैलिनोलॉजी जो दिया गया है ये जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग, बीजाणु और कुछ सूक्ष्म उत्प्लवक बल जीवों का अध्ययन करना ये पैलिनोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी क्या है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित चीज़ें होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। रासायनिक अपक्रिया अगर होती है
तो उसमें जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनमें से कौन सा प्रभावित होता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और यही जो है प्रभावित होता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन चला जाता है फिर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस तरीके से रासायनिक अपक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की संख्या में एक सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल क्या है, 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वो संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई अंक वाले अंक का अंतर कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, अब इसमें अगर हम 3 अंकों की संख्या मानेंगे तो किस तरीके से मानेंगे? तो 2 अंकों की संख्या होती है 10x + y मानते हैं। इसी तरीके से अगर हम 3 अंकों की मानेंगे तो 100x + 10y + z मानेंगे। ठीक है, 3 अंकों की संख्या में 3 अंक होना जरूरी, तो x y z मान लीजिए अंक हो गए, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 100x + 10y + z हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी, 100x + 10y + z, 100x + 10y + z, ये संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें कहा गया है कि सैकड़े के स्थान वाला जो अंक होता है वो दहाई इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। यानी कि अगर संख्या x y z है तो इसमें जो सैकड़ा का है 100 x है और जहाँ दहाई इकाई का है z, तो इकाई वाले अंक का 2 गुना है ये। तो यानी कि x बराबर हम 2z कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2z के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसके सभी अंकों का योगफल 18, यानी कि x + y + z बराबर 18 दिया गया है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, यानी कि ये जो अंक ये माना है तो इसको उलट दे रहे हैं, यानी कि हम इसको लिख दे रहे हैं 100z + 10y + x, ये उलट दिया तो ये क्या होता है कि ये 396 कम हो जाती है। यानी कि हम इसमें अगर घटा देंगे तो ये बराबर 396 के आ जाएगा। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसके बराबर के 396 के। तो इस तरीके से में घटाते हैं तो 100 में से अगर z जाएगा तो 99 z बचेगा और -10y में से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस से प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये 10y कैंसिल हो जाएगा और x में से -100 घटेगा तो -99x बचेगा, ये बराबर 396 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 99 को भाग कर देंगे तो z - x बराबर हो जाएगा 99 जुड़े 4 से जाएगा, कैंसिल होगा, तो z - x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो z - x बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का मान जो है 2z है, इसको हम रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा z - 2z बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, z - 2z यहाँ घट जाएगा तो z बराबर क्या आ जाएगा, 4 आएगा मान। ठीक है, z का मान आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस को लेंगे, z बराबर 4 आ जाएगा। अब z बराबर जो 4 आया तो इसमें रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, इसमें x का मान हो जाए, x बराबर 2z है तो z का 4 है तो x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब z का मान 4 आ गया, x का मान 8 आ गया, तो हम इस वाले समीकरण से क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे x का मान 8, z का मान 4, तो 8 4 12, तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो ये मान आ गया y का। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब x y z का मान पता चल गया, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सैकड़ा के जो सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। तो इसमें अगर हम रखते हैं तो 100 x का मान जो है सैकड़ा है। ठीक है, x - y, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, x - y, तो x का मान कितना है, 8 है और y का मान कितना है, 6 है, तो 8 में से 6 कहेंगे तो कितना जाएगा, 2 बचेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट 2 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमको निकालना था। तो समझ गए होंगे आपको किस तरीके लगाना, आप एक तरीके से उसी तरीके से आप बुक में लगा सकते हैं, कॉपी में। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने % की गिरावट हुई, इनमें से ये बताना है। तो देखिए 25% से गिरकर 21 रुपये हो गया, यानी कि 25 था पहले, अब 21 हो गया, तो यानी कि 4 की गिरोतरी हुई 25 में से, तो 4/25 कर देंगे, इंटू 100% निकालना था गिरोतरी, तो इस तरीके से गिरावट हम निकाल सकते हैं। 25 चौका 100, यहाँ से 4 है, 4 × 4 बराबर 16%, तो 16% की क्या हुई, गिरावट हुई। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, 16%। ठीक है, इस तरीके से इसको लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 × 8 × 9 × 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए।
तो अगर हम देखिए इसमें अगर हम पहले गुणा कर लेते हैं तो 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 को हम अगर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5040। कितना आ जाएगा? 5040। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके जोड़ लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमें चाहिए कि जिसको जोड़ दें तो ये वर्ग हो जाए एक। तो 144 क्या है? बड़ी है। 279 बड़ी है। 3 भी बड़ा है ये। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या 1 बड़ा है। तो 1 को इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5041। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ये देखिए किसका वर्ग है, तो इसका वर्ग निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है, तो इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या है? 71 का वर्ग है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि ये सही बैठ रहा है। पूर्ण वर्ग भी बन रहा है। अगर 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम संख्या 1। इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, हमें अब छोटी संख्या पूछा, अगर 1 से ना आता जोड़ने पर तो हम फिर 3 को जोड़ते। अब 3 को जोड़ के वर्गमूल निकालते। अगर वो बैठ जाता तो ये आंसर हो जाता। अगर इससे भी ना आता तो इनमें से सबसे छोटी संख्या 144 को लेते। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका मान बताना हमें। √8 - √4 - √2 का मान हमें निकालना है। इनमें से क्या होगा इसका मान? ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए इनमें सन में से अगर हम √2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √4 - √2 और -1। ठीक है, ये बच जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें से ये क्या करेंगे, ये √4 जो है ये 2 का वर्ग लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस ये 1 यहाँ पर हो जाएगा -√2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 - 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 - 1 - √2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? √2 से अंदर गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा। √2 एकम √2 माइनस √2 से √2 गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका बी पार्ट इसमें आ जाएगा, √2 - 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा ये बताना है। तो मान लेते हैं उसकी 21वीं पारी में कितना रन बना? टोटल x रन। ठीक है, और 21वीं पारी में अगर हम देखा जाएगा तो उसका एवरेज कितना, सॉरी इसका एवरेज मान लेते हैं कितना है? x। अब तो उसका टोटल रन कितना होगा? तो 2 रन की वृद्धि करता है तो x - 2 कर देंगे। ठीक है, x - 2 कर दें तो किसका हो जाएगा? ये फिर 20वीं पारी का रहा होगा तो इसमें 20 × x - 2 कर देंगे तो टोटल रन आ जाएगा 20वीं पारी तक। ठीक है, अब इसमें प्लस 21वीं पारी में 84 रन और बनाता है तो उसको ऐड कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा 21 × x, क्योंकि 21वीं पारी का एवरेज x है तो टोटल इसमें क्या हो जाएगा? 21 × x करेंगे तो टोटल आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 20x इधर हो जाएगा -40 + 84 बराबर 21x। 21x उधर जाएगा तो 84 - 40 ये आपका बचेगा 44। ठीक है, और ऊपर इधर 20x जाएगा तो आपका हो जाएगा x, तो x बराबर 44। और वही निकालना था हमें कि 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो उसका औसत 44 रन होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 44, जो कि ए पार्ट में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनाम का विलोम क्या है? सुनाम का विलोम पूछा गया। तो सुनाम का विलोम क्या होता है? सुनाम का विलोम होता है दुर्नाम। क्या होता है? दुर्नाम। ठीक है, जगत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कि 3 जगत के पर्यायवाची हैं, एक जो है जगत का पर्यायवाची नहीं इनमें से, तो वो हो जाएगा आपका लोग। ठीक है, लोग क्या होता है? वो जगत का पर्यायवाची नहीं होता। जगत का पर्यायवाची लोक होता है, विश्व जो है भुवन है, लेकिन लोग जो है ये जगत का पर्यायवाची नहीं होता। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा सदावर्त। इसको क्या कहते हैं? एक शब्द में सदावर्त कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत है, हर भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, यानी जो कार्य करने आए थे वो कार्य न करके दूसरा कोई कार्य करने लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद पूछा गया है। ये विसर्ग संधि का संधि विच्छेद होगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, निह प्लस चल इसका विसर्ग संधि विच्छेद होगा और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 2 बिंदी आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब क्वेश्चन 41 से लेकर क्वेश्चन 43 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन किस तरीके दिए हैं? पैसेज के अनुसार दिए हैं। इंग्लिश का पैसेज इसको पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर को देना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, माने इस राइटर के अनुसार, द वे कुड नॉट बी रीच्ड बाई बोट बिकॉज। अब ये जब आप पढ़ेंगे तो ये पूछ रहा है कि जो वे है कुड नॉट बी रीच्ड बाई बोट, यानी कि बोट के द्वारा किनारे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि
अब इस पैसेज के अनुसार अगर हम देखेंगे तो देयर वर सीम्स ऑफ रॉक एंड टीचरसली स्विरलिंग करंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज नॉट पॉसिबल टू लिंगर ऑन द एक्सपेडिशन बिकॉज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, द टाइड टर्न्ड स्प्रिटली, ठीक है। द टाइड टर्न्ड स्प्रिटली व्हाइल पासिंग थ्रू द केव द राइटर डिस्कवर्ड आ, तो जब गुफा के थ्रू जब पास कर रहा था तब जो है राइटर ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, तो इसका आंसर है बिग क्रैक थ्रू विच लाइट केम इन, ठीक है। यानी कि कोई आ रहा था, छेद था जहाँ से लाइट कम मतलब आ रही थी, तो उसका डिस्कवर किया, वो पाया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, फ्रूगल का बताना है कि सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि पर्यायवाची पूछा गया, ठीक है। बेस्ट एक्सप्रेस मीन्स पर्यायवाची हो जाएगा, तो फ्रूगल मीन्स होता है मितव्ययी, यानी कम खर्चा करने वाला, मितव्ययी, ठीक है। तो इसमें से उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल भी क्या हो जाएगा, कम खर्चा करने वाले को ही कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो प्रूडेंट, प्रूडेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रूडेंट हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव। इसके बाद इसमें थ्रिफ्टी भी हो जाएगा, थ्रिफ्टी। तो ये इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे, ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है इसमें से अर्बन, अर्बन का अपोजिट क्या होगा ये बताना है। अर्बन का अपोजिट होता है क्रूड, क्या होता है क्रूड, आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अर्बन मिस होता है सिस्ट, अर्बन मिस क्या होता है सिस्ट, और इसका अपोजिट जो क्रूड हो जाएगा, क्रूड मिस होता है अनगढ़, क्या होता है अनगढ़, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी बी पार्ट हो जाएगा क्रूड। अगला प्रश्न है श्याम प्रदीप से आयु में बड़ा है, प्रवीण की आयु अंजन की आयु के बराबर है, लव सुरेश से छोटा है तथा सुरेश क्या है अंजन के बराबर है, प्रदीप प्रवीण से बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसमें एक पहले लाइन खींचा करिए और जो जितने भी नाम हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से इसमें लिख लीजिए, डैश मान लीजिए। अब ये कह रहा है श्याम प्रदीप से आयु में बड़ा है, तो श्याम को हम लिखते हैं मान लीजिए पहले स्थान पर, श्याम प्रदीप से आयु में बड़ा है, तो प्रदीप से बड़ा है तो श्याम को हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रदीप को भी बना देते हैं, तो देखिए श्याम बड़ा हो गया, प्रदीप जो है छोटा हो गया, ये हो गया प्रदीप दूसरे नंबर पर। इसके बाद बता रहा है कि प्रवीण की आयु अंजन की आयु के बराबर है, तो इसको छोड़िए, लव सुरेश से छोटा है और सुरेश अंजन के बराबर है, ठीक है। तो प्रवीण आयु और अंजन आयु बराबर, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, मान लीजिए प्रवीण इतना बड़ा, अंजन इतना बड़ा, ठीक है। अब कह रहा है कि लव जो है सुरेश, ये प्रवीण हो गया, ये अंजन हो गया। अब इसके बाद कह रहा है लव जो है सुरेश से छोटा, सुरेश क्या है अंजन के बराबर है, तो अंजन की आयु इतनी बड़ी है तो सुरेश की आयु के बराबर हो जाएगा, सुरेश भी इसी के बराबर। अब कह रहा है लव जो है सुरेश से छोटा है, तो लव को यहाँ कर देंगे तो सुरेश से इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। ये सुरेश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लव, जो कि ये सुरेश से छोटा हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है प्रदीप प्रवीण से बड़ा है, तो प्रवीण ये है, प्रदीप क्या है बड़ा है प्रवीण से, तो प्रवीण से बड़ा कर देते हैं प्रदीप को, ठीक है। तो ये प्रदीप है, प्रवीण से बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अगर हम देखा जाएगा इसमें तो हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसमें श्याम जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, श्याम क्योंकि सबसे बड़ा आता है इसमें, और बाकी इसी के नीचे की बात करी जा रही है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर इसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक कक्षा में जो है जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां स्थान था, ऊपर से कितना स्थान था, 14वां स्थान था, और नीचे से कितना स्थान था, नीचे से स्थान 28वां था। तो अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, ठीक है, तो कुल कितने परीक्षा में बैठे थे ये बताना है। तो इसमें जो है राम का स्थान जो है ऊपर से 14वां था पास होने में, और नीचे से 28वां था, तो राम का स्थान टोटल क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 28 + 14 कर देंगे और -1 कर देंगे, तो ये राम का एग्जैक्ट स्थान निकल आएगा। तो 28 14 42 -1 तो हो जाएगा आपका ये 41, ठीक है। और कह रहा है कि 16 बच्चे फेल हो गए, तो टोटल बच्चे अगर देना है तो पास होने में 41 बच्चे इसमें है टोटल, पास हुए 16 फेल हुए तो 16 को जोड़ देंगे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 57, ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे इसमें, 57 बच्चे थे, जो कि आपके आंसर बी पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 8:50 पर 20 मिनट पहले बैठक के स्थल पहुंचने पर महेश को यह मालूम हुआ कि वो 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति को 30 मिनट पहले पहुंच गया। और ये बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो महेश कब पहुंचा, महेश के पहुंचने की कब है डेट इसमें समय, तो 8:50 पर वैसे से 20 मिनट पहले पहुंच गया, तो यानी कि 8:30 पर पहुंचा। ठीक है महेश। इसके बाद देर से आया व्यक्ति कितने बजे, तो देर से आया व्यक्ति जो है 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। ठीक है, तो देर से आए व्यक्ति के कितने बजे आएंगे, तो 9 बजे आएंगे। ठीक है, 9 बजे आएंगे। 8:30 से 30 मिनट अगर जोड़ेंगे तो 9 बज जाएंगे। और कह रहा है कि ये 40 मिनट देर से आते हैं, तो 40 मिनट हम इसमें से घटा देंगे जो 9 बजे आएंगे, तो इसमें से 40 घटा गए तो कितना आ जाएगा 8:20। तो एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा 8:20। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम क्या आ जाएगा 8:20। तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा 8:20। अगला क्वेश्चन है कोई भी कार पेन नहीं है, कोई भी कार पेन नहीं है। मान लीजिए ये पेन है और एक कार है, तो कोई भी कार पेन नहीं है। कुछ पेन ट्रक हैं, तो कुछ पेन ट्रक हैं, तो इस तरीके से बना देंगे इसको ग्राफ, कुछ पेन ट्रक हो गए। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष है कि कोई भी कार ट्रक नहीं है, कोई भी कार ट्रक नहीं है, तो ये कार है ट्रक है। कुछ कार ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो कुछ कार तो बिल्कुल नहीं होंगी क्योंकि जो पेन का हिस्सा है वो कार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कथन में दिया गया है कि कोई भी कार पेन नहीं है। ठीक है, तो ये इतना जो हिस्सा है ट्रक का, तो ये जो है कार नहीं होंगी। अब कुछ कार ट्रक नहीं है, ये दिया है तीसरे में, कुछ ट्रक कार नहीं है, कुछ ट्रक कार भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है सही है। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें केवल सी पार्ट आंसर दिया गया, कुछ ट्रक कार नहीं। इनमें से जो कुछ ट्रक ये दिया गया है तो ये कार नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो राइट है। तो इस तरीके से इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, केवल थर्ड निष्कर्ष निकलता है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें दिया है किसी सांकेतिक भाषा में यूनिक को कोड MGJ और I8V6 से MGJ18V6 से हो तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को क्या लिखेंगे, इसका मतलब कोड क्या होगा इस तरीके से। तो इसको लगाइएगा और आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। इसका हम अगर मैं आंसर बता रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखा जाए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तो उज्बेकिस्तान के द्वारा जो है सहमति पत्र को मंजूरी दी गई है 20 जनवरी 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम जो बदला गया है वो रखा गया गुजरात सरकार के द्वारा कमलम फ्रूट। क्या रखा है, कमलम फ्रूट। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है इनमें से। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो भावना कांत। ठीक है, भावना कांत जो है पहली महिला बनी है जो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बन गई हैं गणतंत्र दिवस परेड में। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा पराक्रम दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। अब सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है तो 23 जनवरी को होती है हर बार। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा ब्रिटेन। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस जो था ये ओपन स्काई संधि से अलग हुआ था अमेरिका के और इसके बाद इस संधि से वापसी करने की घोषणा भी की है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा रूस। ठीक है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि टेप्को ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो टेप्को की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डीएस बैंक की एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए का आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को क्या किया गया है? फोकस देश के रूप में गोवा में आयोजित हुआ है जो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें फोकस देश के रूप में चुना गया है। दुर्लभ धातु जो वैनेडियम है ये किस भारतीय राज्य में पाया गया है? वैनेडियम जो है दुर्लभ धातु यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेपाल भारत के किस राज्य का पड़ोसी देश है? नेपाल जो है बताना है भारत के किस राज्य का पड़ोसी देश है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? कनाडा की राजधानी जो है उसका नाम है ओटावा। क्या नाम है? ओटावा। ठीक है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो साधारण विधेयक से संबंधित अगर गतिरोध होता है तो उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है। विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम अथवा कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो विधान परिषद की गणपूर्ति का कुल सदस्य कोरम जो होता है कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो वो होता है 1/10। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा 1/10। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी कि क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसमें से कौन सी योजना थी? तो वो था आणविक ऊर्जा। ठीक है, आणविक ऊर्जा जो था वो क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में शामिल नहीं किया गया था। बाकी सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन और वनारोपण ये सारे के सारे इसमें क्या थे? शामिल थे। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान माने कि ज़्यादा होना, और मौसमी दशाओं में जो है परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, इनमें से कौन सा है जो वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? तो इसका अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो चारों क्या है? ग्लोबल ताप के, वैश्विक ताप के क्या है? असर को इंगित करती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी या सभी चारों। अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका पूछा गया मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO का मुख्यालय है। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? कपिल वस्तु की बात कर रहा है तो कपिल वस्तु स्थित है नेपाल में। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ठीक है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अजमेर में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में। भारतीय केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? तो केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है। आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, इज्जतनगर। अब 71 से लेकर 75 तक जो है गद्यांश है और गद्यांश से पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, देश की हित चिंता में जिसने शरीर के थोड़े वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा, उस छीड़ का होकर महान आत्मा का, ठीक है, स्वामी था। और इसी के बाद इसमें दिया गया है जो चीज़ें पढ़िएगा, इसके बाद इसके आंसर की बात करते हैं। तो महान आत्मा का स्वामी कौन था? अब आप जब इसको पढ़िएगा पैसेज को तो इसमें आएगा मोहनदास करमचंद गांधी थे। कौन थे? इस पैसेज के अनुसार मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो पैसेज के अनुसार देखा जाएगा तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, वैसे भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, छीड़काय का क्या अर्थ है? छीड़काय का अर्थ होता है दुबला पतला शरीर। ठीक है, दुबला पतला शरीर होता है छीड़काय का अर्थ। सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो सत्य और अहिंसा जो थे ये गांधी जी के हथियार थे। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी द्वारा किए गए कार्य किस में लिखे जाएंगे? तो गांधी जी द्वारा जो किया गया कार्य वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न भी जो है गद्यांश से संबंधित है, 76 से लेकर 80 तक। तो इस गद्यांश को पढ़िएगा, इसके बाद इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कौन सी तीसरी वस्तु चाहिए? श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच अगर तीसरी वस्तु की जरूरत है तो वो इस गद्यांश के अनुसार श्रद्धेय के महान कार्य चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। यदि प्रेम स्वप्न है और श्रद्धा जागरण के लेखक का यदि प्रेम स्वप्न है और श्रद्धा जागरण, तो इसके लेखक का अभिप्राय है क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है ये बताना है।
इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, प्रेम सोच विचार कर नहीं किया जाता जबकि श्रद्धा पूर्वक सोच विचार कर की जाती है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा अर्थ, ये सी पार्ट में जो दिया गया इसका अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है, श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन करके उसके द्वारा फैलाए हुए कर्म तंत्र के उपादान से होता है। इसमें जो है लेखक का क्या अर्थ निकलता है, भावार्थ है इसका। तो लेखक के अनुसार इसका भावार्थ है कि श्रद्धा में श्रद्धालु का ध्यान श्रद्धेय के कर्मों पर पहले जाता है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है। तो इससे लेखक का तात्पर्य बनता है प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका के अलावा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ये लेखक के अनुसार इसके क्या होते हैं, प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, इसका भावार्थ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन सही है इसमें से। तो इसमें से देखेंगे तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, प्रेम और श्रद्धा के बीच का अंतर का आकलन किया गया है इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अब 81 से लेकर 85 तक क्या है प्रश्न, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। अब इसमें दिया गया है कि किराया पर किया गया खर्च ज्ञात करना, सॉरी ये नहीं है, ये ग्राफ तो ये दिया गया है, इसके क्वेश्चन इधर हैं। पहला क्वेश्चन इसमें प्रथम 3 वर्षों के उर्वरकों के औसत उत्पादन तथा अंतिम 3 वर्षों के औसत उत्पादन का अंतर बताना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे प्रथम 3 वर्षों के औसत उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए ग्राफ में प्रथम 3 वर्ष के औसत के उत्पादन की बात कर रहे हैं इसमें, तो ये ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें प्रथम 3 वर्ष की बात करेंगे तो ये 1995 दिया गया, 1996, 1997, 1998, 1999। तो प्रथम 3 वर्ष यही 3 हुए। तो इसके औसत की इसके उत्पादन की बात करेंगे तो 1995 में 70 हुआ, 96 में कितना हुआ 80 हुआ, 97 में 90 हुआ। तो इनको हम जोड़ेंगे 70 + 80 + 90। ठीक है, इसके बाद अंतिम 3, तो अंतिम 3 ये हुए। अंतिम 3 में 1998 में कितना था औसत उत्पादन, तो 80 था, और 99 में कितना था तो 60 था। ठीक है, इसके बाद 2000 में कितना था तो ये था 75। ठीक है, ये देखिए 80 और 75 के बीच में डैश जा रहा है, तो 80 और 70 के बीच में तो 75 था। तो अब क्या होगा कि इनके क्या पूछा गया है, इनके उत्पादन का औसत पूछा गया है, अंतर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, अंतर पूछा गया तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करके औसत निकालना है तो हम बटे 3 कर देंगे। ठीक है, बटे 3 कर देंगे, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, औसत का अंतर निकल आएगा। अब जोड़ते हैं तो 8 7 15 और 9 24, 240 हो जाएगा, माइनस इधर हम जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 7 21, 210 और 215 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया और बाकी बटा 3 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 5 और 4 में से 1 गई 3, 35, 3 में से 1 गई 2, 25, 25/3 आ जाएगा। 25/3 को अगर हम और क्या इसको डिफरेंट कर सकते हैं तो इसको हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा 8 3 24 से ही 1/3, 8 से ही 1/3 लाख टन आ जाएगा इसका आंसर, राइट। तो इस तरीके से ही निकालना था, जो कि इसमें क्या दिया था 8 से 1/3 दिया है बी पार्ट में। ठीक है, 3 वर्षों के औसत उत्पादन का अंतर हमें निकालना था। 3 वर्षों का उत्पादन लेकिन जो जोड़ेंगे उसका औसत निकालेंगे, फिर अगले 3 का जोड़ के औसत निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 8 से 1/3। अगला प्रश्न 1995, 97 और 99 के उर्वरकों के कुल उत्पादन और शेष 3 वर्षों के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है। तो 95 और 97 और 99 में अगर हम उर्वरक के उत्पादन देखेंगे तो 70 + 90 + 60 आएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे कुल शेष 3 जो वर्ष बचे हैं उसके उत्पादन की बात करेंगे तो 80 + 80 + 75 हो जाएगा। इनका अनुपात जानना था, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220 अनुपात 80 और 75 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 235। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44 अनुपात 47, क्योंकि यही पूछा गया था, जो कि सी पार्ट में दिया गया, इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1998 से 2000 के उर्वरकों का कुल उत्पादन और 97 तथा 99 के कुल उत्पादन का x% है, तो x का मान कितना है। ठीक है, 98 और 2000, तो देखिए 98 और 2000, तो 98 की बात करेंगे तो इसमें उत्पादन है 80, 2000 में उत्पादन 75 है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा गया है कि 98 और 2000 के कुल उत्पादन और 97 और कौन सा है 97 और 99 के कुल उत्पादन का कितना x% है, तो 97 और 99 का देखते हैं। 97 का कितना है 90 और 99 का कितना है 60, तो इसका x% है, तो यानी कि 90 + 60 का x% यानी कि x/100 हो जाएगा।
ये बराबर कितने हैं, 80 + 75 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो 98 और 2000 का बाद में किया गया तो इसके बराबर ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 60 150 गुणे x/100 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर हो जाएगा 80 और 75 155। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 155 गुणे 100/150। ठीक है, यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं तो 310/3 आ जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद 103 से ही 1/3 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 103 से ही 1/3 आ जाएगा, जो कि इसमें ए पार्ट में दिया गया है। यही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो वर्ष कौन सा है जिसमें उर्वरकों का उत्पादन सभी 6 वर्षों के औसत उत्पादन के लगभग बराबर है। तो वह वर्ष अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसमें देखते हैं 2000 का, ठीक है, 2000 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कितना है इसमें 75। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, औसत उत्पादन सभी टोटल का निकालेंगे तो 455 टोटल जोड़ के आएगा, बटे 6 करेंगे तो औसत आ जाएगा 75 से ही 5/6 लाख टन। अब 75 के आसपास किसका है उत्पादन, तो यह है 2000 का। ठीक है, 75, तो यही हो जाएगा 2000। आपका आंसर यही पूछा गया था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वर्ष कौन सा था जिसमें पिछले वर्षों की उर्वरकों में उत्पादन की तुलना में अधिकतम परसेंटेज वृद्धि हुई थी। ये पूछा गया है। ठीक है, पिछले वर्ष में उर्वरकों के उत्पादन की तुलना में अधिकतम परसेंटेज वृद्धि हुई थी, तो ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम उत्पादन परसेंटेज वृद्धि हुई है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ग्राफ से स्पष्ट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट से संबंधित। अब इसमें देखिए, पाई चार्ट में तक देखेंगे तो इसमें दिया गया है भोजन पर कुल जो है खर्च है वो कितना है, 4800 रुपये का व्यय होता हो तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय होंगे, ये बताना है। ठीक है, यानी कि इनमें से भोजन पर दिया गया है खर्च इतना है और सभी का निकालना है, सभी टोटल। तो देखिए, भोजन पर अगर दिया गया है, भोजन का इसमें 30% है, तो 30% के बराबर क्या दिया गया, 4800। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कुल व्यय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4800 गुणे 100/30 हो जाएगा। इस तरीके से हम टोटल यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16,000 टोटल व्यय हो जाएगा। ठीक है, 16,000 रुपये टोटल हो जाएगा इसमें व्यय, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा 16,000। नेक्स्ट है, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितना रुपये में है। परिवहन व्यय देखते हैं इसमें, तो परिवहन कहाँ, ये पर, और कपड़े में व्यय देखते हैं तो ये है, तो 12 और 5 यानी कि 17% टोटल व्यय है। तो 16,000 टोटल है, तो 17% इसका कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 160 गुणे 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2720 रुपये क्या हो जाएगा, टोटल परिवहन और कपड़े पर व्यय होगा। तो 2720 रुपये इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, फुटकर व्यय पर भोजन का व्यय का कितने % है। फुटकर व्यय पर भोजन के व्यय का कितना % है, ये पूछा गया। तो फुटकर व्यय देख लिए कितना है 10%, भोजन पर कितना है 30%। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे फुटकर व्यय, अगर टोटल रुपए में निकालेंगे तो 16,000 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये 1600 रुपये आ जाएगा। 1600 रुपये कितना फुटकर व्यय हो रहा है, और मान लेते हैं कि फुटकर व्यय बराबर भोजन के व्यय का x%, तो 1600 बराबर कितना हो जाएगा, 4800 इंटू x/100 कर देंगे। यहाँ से x बराबर मान निकालेंगे तो 1600/48 हो जाएगा। इसको अगर हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। ठीक है, यही हमें निकालना था, जो कि इसमें कहाँ दिया गया है, डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किराए पर किया गया खर्च। किराए पर किया गया खर्च इसमें से ज्ञात करना है। किराए का खर्च कितना है 25%, टोटल है 16,000 रुपये। तो 16,000 का 25% अगर हम निकाल लेंगे तो किराए का खर्च पता हो जाएगा। तो 16,000 का 25/100 कर देंगे, 25 चौका 100, 4 चौक 16, तो 4,000 रुपये जो आएगा ये किराए पर खर्च आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें 4,000 रुपये, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, कुल बचत ज्ञात करिए। कुल बचत इसमें से बताना है, तो देखिए कुल का जो है 18% इसमें बचत हो रहा है, तो 16,000 का 18% निकाल लो तो यही कुल का बचत हो जाएगा। यहाँ से 16 गुणे 18 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2880 रुपये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें 2880 रुपये, जो कि इसमें बी पार्ट में दिया गया कुल बचत। नेक्स्ट है 91 से लेकर 95 क्वेश्चन तक, ये ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, तालिका से संबंधित। अब इसमें देखिए किस प्रकार की सेवा के मामले में दिए गए वर्षों में व्यय में एकांतर कमी और वृद्धि हुई है इनमें से। तो इनमें से बताना कि किस में कमी हुई है। तो अगर हम देखें तो 2018 से लेकर 2018 से 19 में कमी हुई, और 2019 से 2020 में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। फिर इसके बाद 2020 से 2021 में क्या हुआ, कमी हुआ।
ठीक है। तो इसमें किस में कमी हुआ है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बाह्य रोगी देखभाल में, बाह्य रोगी देखभाल में 2018 से 2020 तक क्या हुआ है, 2018 से 2019 तक कमी हुई, फिर इसके बाद 2020 तक बढ़ी, फिर 2021 तक कमी हुई। तो ये एकांतर कमी वृद्धि हो गई, ठीक है। बाकी समय इस तरीके से नहीं हुआ। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए पिछलों की तुलना में, दिए गए पिछले की तुलना में व्यय प्रतिशत में कमी को ध्यान में रखते हुए किस सेवा में तथा किस वर्ष सबसे अधिक कमी हुई है, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम देखें बाह्य रोगी देखभाल की, तो इसमें अगर हम निकालेंगे 2020 में प्रतिशत कमी, ठीक है। तो 2020 में प्रतिशत कमी निकालेंगे किस में, शुल्क में। शुल्क में अगर हम निकालते हैं, सबसे पहला ऑप्शन में शुल्क दिया है तो 16.18 से और 13 क्या है 25 है, ठीक है। अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, और इंटू 100 करके 16.18 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो प्रतिशत कमी आ जाएगा 14.40। औषधि में अगर हम देखते हैं तो औषधि की बात कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 1686, ठीक है। 1686 से 1582 अगर हम घटाएंगे और इसका हम अगर परसेंटेज निकालें तो 1686 से भाग करेंगे, यानी कि 1686 माइनस 1542 बटे 1686, ठीक है। और गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा इसका मान। तो ये कमी आ जाएगा, कितना कमी हुआ, तो ये 6.17% की कमी है, ठीक है। इसमें कितना हुआ 6.17% की कमी। शुल्क में कितना कमी हुआ था, 14.4% की कमी। इसी तरीके अस्पताल में अगर हम निकालेंगे तो कितना कमी आएगा, तो 5562 माइनस 5453 बटा 5562 गुणे 100 करेंगे तो 1.95% की कमी आएगा। बाह्य रोगी देखभाल में करेंगे 2021 में कमी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 2021 दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा 941 माइनस 761, ठीक है, बटे 941 इंटू 100, तो इसमें 19.13 की कमी आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कमी किस में हुआ है, तो 19% की कमी इसी में हुआ है। तो आंसर आपका बाह्य रोगी देखभाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2021, 2020, 2020, 2021 इस तरीके दिएगा, तो सन को देख के निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 हेतु औषधि पर व्यय, अस्पताल पर व्यय का आसन्नता कितने % है इसमें से। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो अभीष्ट % 2021 के लिए औषध और अस्पताल पर व्यय, तो औषध 2021 के लिए औसत पर व्यय 1539, ठीक है। और इसके बाद इसमें अस्पताल के लिए 5987 है। तो अभीष्ट परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 1539 बटे 59.87 गुणे 100 कर देंगे, तो ये निकल के आएगा लगभग 25% के, ठीक है। तो कितना हुआ था परसेंटेज इसमें वृद्धि, 25% के। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा 25। औषधि में किस वर्ष में व्यय में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो सर्वाधिक अगर वृद्धि हुई है तो औषधि में तो हम देखेंगे तो 2020 में क्या हुआ है 0.65% की वृद्धि हुई है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा 2020, ठीक है, 2020। नेक्स्ट है कि अस्पताल के किस वर्ष के व्यय में कमी आई, 95 का क्वेश्चन है, अस्पताल के किस वर्ष के व्यय में कमी आई। तो अगर इसमें देखेंगे 2019 के क्या है व्यय में कमी आई होगी, 19 में क्या है वही व्यय में कमी है। 19 में अगर हम देखें अस्पताल के व्यय में तो 55 से 54 हो गया, तो इसके व्यय में क्या हुआ कमी आया, ठीक है। अब क्वेश्चन 96 से लेकर तालिका से अनुसार दिया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में डी प्रकार की फैक्ट्री में टीवी सेट के उत्पादन में कितने % की कमी है, ठीक है। तो इसमें कमी निकालना है, तो देखिए 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2021 जो दिया गया ये दिया गया, इसके पिछले वर्ष की तुलना में डी प्रकार की फैक्ट्री में, यह है डी प्रकार की फैक्ट्री में टीवी सेट के उत्पादन में कमी बताना है। तो देखिए इसमें 5 है, 5 4, तो 5 माइनस 4 कर देंगे बटे 5 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20% की कमी हुई है। तो आंसर आपका इसमें डी ए पार्ट हो जाएगा 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में ए प्रकार की टीवी सेट के उत्पादन 2016 के तथा 18 के इसी प्रकार की टीवी सेट के उत्पादन का अनुपात क्या है। तो 2020 में पहले देखते हैं ए प्रकार की टीवी में कितना उत्पादन है। तो 2020 में ए प्रकार में 20 है, ठीक है। इसके बाद 2016 और 2018 में इसी प्रकार की टीवी में अगर देखेंगे तो 2016 2018 में देखते हैं तो 2016 25 है, 2018 15 है।
तो 20/25 प्लस 15 ये क्या होगा अनुपात, इसको हम जोड़ेंगे तो 1 ये 20/40 आ जाएगा, और इसका अनुपात अगर हम करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, 1:2 आ जाएगा, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में उत्पादित ए प्रकार की टीवी सेट की संख्या 2017 में उत्पादित सी प्रकार के टीवी सेट की संख्या का कितना % है। तो 2016 और 2017, 16 में ए 17 में सी। ठीक है, 16 में ए और 17 में क्या है सी। तो 25 और 40 का दिया गया है। ठीक है, तो 25/40 कर देंगे सीधा, यही सीधा परसेंटेज पूछा गया है, तो इस तरीके से परसेंट निकाल लेंगे। 25/40 × 100, तो ये आ जाएगा 62.5% टोटल। ठीक है, 62.5%, जो कि आपका इसमें कहाँ पर दिया गया है, अगर हम इसमें देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 62.5% आएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साल की टीवी सेट का उत्पादन अधिक रहा इनमें से। तो सबसे ज़्यादा टीवी सेट का उत्पादन किस में था, तो ये देख लेते हैं इसमें से। 2021 में अगर हम देखते हैं तो 21, 12, 46, 4 और 18, इसमें सबसे ज़्यादा टीवी सेट का उत्पादन हुआ है। ठीक है, अन्य की तुलना में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 2021 में। किस फैक्ट्री के उत्पादन में सबसे कम हुआ, किस फैक्ट्री में उत्पादन जो है सबसे कम हुआ। तो उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं किस में सबसे कम हुआ उत्पादन। तो इनमें से देखिए डी फैक्ट्री में सबसे कम उत्पादन हुआ। ठीक है, 8, 7, 9, 13, जबकि इसमें 8 हुआ, इसमें 32, 16, 25, 19 हुआ। ठीक है, इसमें 7 हुआ, इसमें 40, 48, 18, 9 और 17 हुआ। तो सबसे कम उत्पादन किसमें हुआ, डी प्रकार के सेट में। तो डी प्रकार की फैक्ट्री में सबसे कम उत्पादन हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी प्रकार। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है तालिका वाले या फिर पाई चार्ट, इसको समझाता हूँ एक बार, आप लोग इसको एक बार करिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।